जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी की क्लास 12 वाली जो हिस्ट्री की बुक चल रही थी अपनी, ये उसका पार्ट 13 है, जो मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा वाली जो सीरीज चल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 30 में बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर 12 हमने किया था, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके हराने के बाद में मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा था। मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम आया, फिर वापस से मीर जाफ़र आ गया। ठीक है। और मीर जाफ़र जो था वो, जब अंग्रेज़ लोगों ने इन दोनों को बिठाया था, मीर जाफ़र मीर कासिम को, तो ये तो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली थे। ये चीज़ इन लोगों को बाद में पता चली। ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दिए अंग्रेज़ों को। मतलब वो लोग इसको बंगाल साइड में या इन दोनों लोगों को बुरी तरह लूट रहे थे, बुरी तरह। कुछ भी हो, लाओ पैसा निकालो। कुछ भी जरा सा अगर उन्हें पानी भी पीना है तो लाओ पैसा निकालो, लाखों करोड़ों रुपए। इस तरीके से अंग्रेज़ लोग लूटते चले गए इन लोग को। तो ये लोग गद्दी पर बैठे थे उस समय, तो ये खुश हो रहे थे कि चलो अब हम महाराज बन गए हैं, राजा बन गए हैं। लेकिन इनको बाद में पता चला कि ये तो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। फिर हमने देखा कि मीर कासिम जो था वो अवध भाग गया था। ठीक है। अवध जाने के बाद में वहाँ नवाब शुजाउद्दौला मिले उनको। तो नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम, और वहाँ पर एक भगोड़ा ऑलरेडी अवध में बैठा हुआ कौन था वो, शाह आलम द्वितीय, ये मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन लोग एक हो गए। फिर इन्होंने अंग्रेज़ों पर अटैक किया और अंग्रेज़ों ने इन लोगों को हरा दिया। उसके बाद में जो है, आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों का तो पूरी तरह से फिर कब्जा हो गया और मुग़ल साम्राज्य वगैरह सब पीछे होकर रह गए, मतलब सब साइड हो गए। फिर एक मुश्त अंग्रेज़ों का ही कब्जा हो गया था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। फिर जब बंगाल वगैरह सब चीज़ अंग्रेज़ों के कब्जे में ही आ गई थी, तो बंगाल में क्या था दोहरी व्यवस्था में, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी अवश्य ही हो गई। कंपनी की सेना का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया और राजनीति की संपूर्ण शक्ति इसके हाथों में आ गई। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह आश्रित हो गया। दीवान के रूप में कंपनी सीधे ही स्वयं राजस्व वसूलने लगी। कंपनी को अपना उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैध सरकार कहा जाता है। यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इस प्रकार कंपनी का सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। मतलब काम तो कर रहा था नवाब जो था वो, नवाब और उसकी सेना। ठीक है। और इन लोगों की ब्रिटिश सरकार के जो भी सैनिक उसकी सरकार में, उसकी सेना में थे, उनकी तनख्वाह उनका सब ये नवाब ही देगा। ठीक। और ब्रिटिशर्स को तो कुछ करना नहीं पड़ा, उन लोगों को मतलब बैठे बैठाए हराम का मिलता रहा। ठीक है। आगे देखो, प्रशासन कदायत्य प्रशासन कदायत्य नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, जो सारा प्रशासन वगैरह था। हालांकि इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं रही। प्रशासन तो वही देख रहे थे, लेकिन उनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। ठीक है। अब शासन की विफलताओं के लिए भारतीयों पर दोषारोपण किया जा सकता है था, जबकि इससे प्राप्त लाभों का उपयोग कंपनी करती थी। बंगाल की जनता के लिए यह बहुत क्लेशपूर्ण और घातक परिस्थिति थी, क्योंकि उनके हितों की रक्षा न तो कंपनी करती थी, ना ही नवाब करता। नवाब तो वैसे ही उनकी कठपुतली बना बैठा था, और कंपनी भी बंगाल की जो जनता थी उनकी रक्षा कहाँ ही करेगी। ठीक है। तो कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनमाने अत्याचार कर रहे थे। कुछ कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये सीन। और ये अत्याचार दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे थे। क्लाइव के शब्दों में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि स्वेच्छाधारी शासन, भ्रांति, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन धन खसोटने का एक ऐसा दृश्य
बंगाल के अलावा किसी भी अन्य देश में कभी देखा सुना नहीं गया। इतनी अन्यायपूर्ण लूट खसोट से कंपनी बेशुमार संपत्ति बटोरने में जुटी हुई थी। जब से मीर जाफर ने 2 बार सूबेदारी संभाली थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों से 30 लाख स्टर्लिंग पौंड की राजस्व वसूली का काम सीधे कंपनी के अधिकारियों की मुट्ठी में आ गया था। कंपनी के अधिकारी नवाब से लेकर सत्ता से जुड़े छोटे से छोटे जमींदारों तक प्रत्येक व्यक्ति पर शुल्क थोप देते थे। जो कंपनी के व्यापारी होते थे, वो छोटा मोटा व्यापारी है, नवाब हुआ बड़ा, और जनता को तो खैर मतलब उन्होंने चूस ही लिया था, तो छोटे मोटे कोई भी शुल्क थोप देना इस तरीके का, और उसे जबरदस्ती वसूल करते थे। कंपनी के पदाधिकारी अपनी ओर से बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से बटोर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल कंगाली के कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेच डालते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। सबसे बढ़कर बात यह थी कि मुनाफे के इस धन से ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा चाहती थी। अब ब्रिटिश सरकार जो है एक्टिव हो जाएगी नए नए नियम वगैरह लेकर आए, भैया इतना पैसा छाप रही है कंपनी तो भाई माला माल हो गया, कुबेर बन गई है कंपनी। खैर 1767 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पौंड का भुगतान करने का आदेश दिया कि भाई लाओ हमें 4 लाख पौंड जो है दो। 1766 से लेकर 67 और 68 ईस्वी में बंगाल के लगभग 57 लाख पौंड की धन निकासी हुई। इस दोहरे शासन का दुष्परिणाम यह हुआ कि बंगाल से धन निकासी के फलस्वरूप यह दुर्भाग्यशाली प्रांत दरिद्र हो गया और इसकी दशा जर्जर हो गई। 1707 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ गया। लो भाई, सब कुछ लूट कर ले गए। कुछ कुछ देखा हुआ सा दृश्य नहीं लग रहा कि कहीं बाद में इतिहास दोहरा रहा हो, कहीं कुछ ऐसा। खैर, यह अकाल मानव जाति के इतिहास में पड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। बंगाल की 1/3 जनसंख्या को इस विध्वंस के भीषण परिणाम भुगतने पड़े। हालांकि यह अकाल वर्षों के अभाव के कारण हुआ। इसका विनाशकारी प्रभाव कंपनी के नीतियों के फलस्वरूप बहुत बढ़ गया। कंपनी की नीतियां ऐसी थी कि बहुत बहुत ज़्यादा उसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 और कॉर्नवालिस 1786 से 93 के युद्ध। 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और अब आगे विजय से पहले इसके इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। जो इंग्लैंड में डायरेक्टर वगैरह बैठे और भारत में जो इसके अधिकारी बैठे थे, वो बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत बना रहे थे। अरे यार, इतना तो लूट लिया, क्या ही करके मानोगे। फिर भी भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देने की उनकी आदत ने और इलाका तथा धन के उनके लालच ने जल्द ही उनको अनेक युद्धों में उलझा दिया। भारतीय राजाओं जो थे, उनके आपसी मामले में दखल देने की उनकी आदत और इलाका तथा धन का जो उनका लालच था, उन्हें जल्दी अनेक युद्धों में उलझा दिया था। 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया, पर हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए मजबूर कर लिया था। फिर क्या हुआ कि 1775 में हैदर अली ने हरा दिया था उन्हें। फिर 1775 में अंग्रेजों का मराठाओं से टकराव हुआ। तब मराठा में शासन के लिए कड़ा संघर्ष चला था, जिसने बालक पेशवा माधवराम द्वितीय के समर्थक नाना फड़नवीस के नेतृत्व में
एक ओर थे और रघुनाथ राव के समर्थक दूसरी ओर थे। समझे, रघुनाथ राव और उनके समर्थक तो दूसरी ओर थे, और एक तरफ कौन थे, बालक पेशवा माधवराव द्वितीय और उनके समर्थक नाना फडणवीस, ये एक ओर थे। ठीक है, हुआ क्या, बंबई के ब्रिटिश अधिकारियों ने रघुनाथ राव की ओर हस्तक्षेप का निश्चय किया। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने एक, दोनों आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने क्या, एक तरफ एक का साथ दे दिया। उन्हें आशा थी कि उनके देशवासियों ने बंगाल और मद्रास में जो कुछ कर दिखाया था वैसा ही कुछ काम वे यहाँ कर सकेंगे, और नतीजे में उनके धन लाभ होगा उनको नतीजे में। इस कारण वे मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझ गए, और 1775 से 1782 तक वो लड़ाई चली, बहुत तगड़ी चली भाई, 7 साल। उसके बाद क्या हुई है, भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए, सारे के सारे मराठा सरदार एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत दिनों से चिढ़े हुए थे, और इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह जब अंग्रेजों को मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ रहा था, इसके अलावा क्या हुआ कि 1776 में अमेरिका की जनता ने भी विद्रोह कर दिया था उधर। 1776 में, तभी तो अमेरिका जो है 1776 में ही आज़ाद हुआ था, तो अमेरिका की जनता ने भी उधर विद्रोह कर दिया, और इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार पर हार ही हो रही थी, अंग्रेज हार ही रहे थे। फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंद्वों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे, और उनका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। पर भारत में इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला और अनुभवी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग कर रहा था। उसने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए। युद्ध में जीत किसी पक्ष की नहीं हुई और युद्ध थम सा गया। हुआ क्या कि 1782 की सलबई की संधि के साथ शांति स्थापित हुई। 1782 में हुई थी सलवई की संधि, सलवाई की संधि। इस संधि के अनुसार स्थिति जो है जैसी वह थी वैसी ही बनाए रखना था। इस संधि के अनुसार ये होता, सलवई की संधि जो 1782 में हुई थी, इससे अंग्रेज भारतीय शासकों की मिलीजुली शक्ति का सामना करने से बच गए। संधि कर रही अंग्रेज चालू बहुत थे, उन्हें दिख गया कि हरा नहीं पाएंगे, तो अपने आप ही संधि पा के चलो युद्ध विराम कर देते हैं, संधि कर लेते हैं। इस युद्ध में, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, किसी की जीत हुई नहीं, ड्रॉ रहा मैच। मगर इससे अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए, जो तब भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे मराठा। इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल सीडे में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया। जब मराठे जो थे वही आपस में चैचा पैपा करने लगे, आपस में झगड़े करने लगे, अपनी शक्ति उन्होंने फिर बर्बाद कर दी आपस में झगड़े कर करके। इसके अलावा क्या हुआ कि सलवई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अंग्रेज फिर एक बार भारतीय शासकों में फूट डालने में सफल रहे। हो गया, पहले हैदर अली हुआ, इधर मराठा हुए, ये सब लोग एक होकर लड़ रहे थे। अभी क्या हुआ कि संधि हुई, उसमें हैदर अली ने जो ज़मीन ले ली थी अंग्रेज़ों की, वो वापस दिलाने के लिए फिर मराठों ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया। बस वो अब तो फूट ही गए, फूट डल गई भारतीय शासकों में। इसी बीच 1780 में हैदर अली से युद्ध एक बार फिर आरंभ हो गया। 1780 में अपने पुराने कारनामे दोहराते हुए हैदर अली ने कर्नाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार बार हराया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने पर बाध्य कर दिया। जल्द ही लगभग पूरा कर्नाटक उसके कब्जे में आ गया, हैदर अली के कब्जे में आ गया था पूरा कर्नाटक। पर अंग्रेजों की शक्ति और कूटनीति ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया। वॉरेन हेस्टिंग ने निजाम को गुंटूर का जिला देकर तोड़ दिया और उसे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग करा दिया। जो ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ था हैदर अली के साथ, उसको अलग करा दिया, क्योंकि निजाम को ये तोड़ दिया ना गुंटूर का जिला देकर। हुआ क्या कि 1781-82 में उसने मराठों से शांति समझौता कर लिया और
इस तरह उसकी सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध के लिए मुक्त हो गया। मैसूर के साथ युद्ध के लिए मुक्त हो गया। जुलाई 1781 में आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। पोर्टो नोवो में जो है हैदर अली को इन्होंने फाइनली हरा दिया। फिर दिसंबर 1782 में 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ, हैदर अली को हरा दिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान था, उसने अपना युद्ध जारी रखा। अब क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे को हराने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उन्हें मार्च 1784 में शांति संधि कर ली और एक दूसरे को जीते हुए सारे इलाके लौटा दिए। इस तरह यह तो सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अभी इतने कमज़ोर हैं कि मराठों या मैसूर को नहीं हरा सकते। मतलब हैदर अली, उसके बाद में टीपू सुल्तान, शेर मैसूर, और मराठा तो अपने आप में शक्तिशाली थे ही। तो अंग्रेज इतने भी ताकतवर नहीं हुए थे कि इन लोगों को हरा दे। भले ही बंगाल में उन्होंने सब चीज़ तियापाचा कर दिया हो, बंगाल में उन्होंने सब चीज़ लूट खसोट कर ली हो, लेकिन इतने शक्तिशाली अभी नहीं हुए कि मराठाओं का सामना कर जाए या मैसूर का। पर भारत में अपने बलबूते पर खड़े होने की योग्यता उन्होंने निश्चित ही दिखा दी थी। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव उनके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। 1784 की संधि ने टीपू और अंग्रेजों के झगड़े की जड़ को ही समाप्त नहीं किया था, बल्कि युद्ध को केवल टाल भर दिया था। जो 1784 में संधि हुई थी, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो झगड़े की वजह थी, जो जड़ थी, उसको तो समाप्त किया नहीं, लेकिन युद्ध को सिर्फ टाल दिया कि चलो आज नहीं, 2 दिन बाद लड़ेंगे, आज मंगलवार है, हम युद्ध नहीं करते आज तो इस तरीके से टाल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के जानी दुश्मन थे। वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे, जो दक्षिण भारत की जीत में उनके लिए प्रमुख बाधक बना हुआ था। फाइनली इसे भी मार देंगे बेचारे को। टीपू भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था और अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच 1789 में फिर से युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 में टीपू सुल्तान हार गया। कितने लड़ाई हुई बेचारे, कुछ लोग, कुछ क्या बहुत सारे लोग इतिहास में ऐसे रहे जो सिर्फ पैदा हुए, लड़े, मर गए, पैदा हुए, लड़े और मर गए। आपसी मुठभेड़, आपसी भेदभाव, आपसी नफरत, ये उनके मरने का, युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा मरने का सबसे बड़ा कारण रहा। 1792 में उसकी हार हो गई, बेचारा हार गया। 1789 में युद्ध हुआ था। श्रीरंगपट्टम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगों को दे दिया और 330 लाख रुपए हर्जाना भेज दिया। 330 लाख का मतलब है 3 करोड़ 30 लाख, मतलब 3.3 करोड़ रुपए दिए। अच्छा, अंग्रेजों की एक चीज़ देखिए, अंग्रेज जैसे ये 2 पक्ष हैं, ये युद्ध कर रहे हैं, इसने और ये कोई तीसरा पक्ष है, इसने इसका साथ दिया, इसको युद्ध करवाया, तो अच्छा भाई हमने तुम्हारा साथ दिया, हमारी सेना का खर्चा हुआ, लाओ 2 करोड़ रुपए निकालो। इसने इससे युद्ध करा, जीत गया, लाओ भाई लाओ, हमारी सेना का खर्चा हुआ, लाओ 5 करोड़ रुपए निकाल। हार गया, अरे यार ऐसे लड़ते थोड़ी ना, हम तो शांति समझौता करने के लिए आए, दिमाग से खेले थे। इनों में अंग्रेजों की एक खासियत हमने देखी, जैसे कि बहुत बहुत चालाक, बहुत लोमड़ी की तरह, अगर हार रहे हैं तो पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन माफ़ नहीं करते। अच्छा बेटे, आज तू तेरे हम पैरों में गिरे हैं, कोई बात नहीं, चिंता ना कर, देर सवेर उसको टपका ही देते हैं ये ऐसे नहीं करते। अच्छा तूने हरा दिया, ले सर कटा सकते हैं, सर कटा लेंगे, लेकिन भाई हम झुकेंगे नहीं, कुछ टाइम के लिए झुकेंगे, लेकिन जिसके सामने झुका है फिर उसको काट डालेंगे। इनकी ये पॉलिसी रही। खैर, लॉर्ड वेलेजली के काल में अंग्रेजों का प्रसार, तो हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग के काल में हैदर अली और टीपू सुल्तान को किस प्रकार हराया, और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही मराठाओं के साथ युद्ध हुआ। ये लगभग 1783-84 के आसपास की बात है। फिर 1792 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। उसके बाद चलिए लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे देख लेते हैं कि ब्रिटिश
अंग्रेजों का कितना प्रचार प्रसार हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 के काल में हुआ। वह 1798 में ऐसे समय में भारत आया था जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज लोग फ्रांस के साथ बहुत घातक युद्ध चल रहा था इनका उधर। तो अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। इस समय तक अंग्रेजों की नीति यह थी कि भाई अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाना, अपने लाभ और साधन और नए इलाके तभी जीते जाएं जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षा पूर्वक ऐसा कर सकना संभव हो। मतलब जो उस समय के भारतीय शासक थे बड़े, उन लोगों को दुश्मन ही नहीं बनाना है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नए इलाके जीत लो। वेलेजली ने फैसला किया कि समय आ चुका है जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हों ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। हुआ क्या कि 1797 तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, आपस में लड़ मिड़ के। ठीक है, मैसूर को तो इधर हैदर अली और टीपू सुल्तान को तो मार ही चुके थे ये लोग, 330 लाख रुपए ले लिए थे। ठीक है, तो फिर तो वो तो वैसे ही उठने लायक ना रहा, आधे ज़्यादा उनकी संपत्ति भी ले ली। उसके बाद मराठों की शक्ति भी, वो आपने पढ़ा कि आपस में ही लड़ने लग गए थे वो। भारत में राजनीतिक परिस्थितियां प्रसार के लिए अनुकूल थीं। प्रसार करना अब आसान भी था और लाभप्रद भी था। अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए वेलेजली ने 3 उपायों का सहारा लिया। कौन कौन सी उपाय? एक तो सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। जो पहले से ऑलरेडी अधीन बना गए उनका इलाका हड़पना, ठीक है, और खुले युद्ध का और सहायक संधि का, ये 3 योजनाएं जो है वेलेजली ने अपनाई। किसी भारतीय शासक को पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद देने की नीति तो बहुत पुरानी थी, फिर भी वेलेजली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी और इसका उपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। ब्रिटिश सेना ही रखो भाई अपने राज्य में, पहले ही संधि हुई थी ये, ब्रिटिश सेना रखो, उसका खर्चा तुम उठाओ, जो भी टैक्स वैक्स बटोरे वो सब दो। तो ये सारी संधियाँ पहले हो चुकी थी, तथा उसके रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। यह सब कहने की उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, मगर वास्तव में यह उस भारतीय शासक से कंपनी को खिराज दिलवाने का एक ढंग था। कभी कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान न देकर अपने राज्य का कोई भाग दे देता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि वह अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। अच्छा जी, राजदूत अपने दरबार में अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। तो सारी चीज़ तो अंग्रेज ही कर रहे हैं, वो तो कठपुतली बना बैठा है। और गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई बात भी नहीं करेगा, मतलब गुलाम बना बैठा है वो तो। इसके बदले अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते। वे सहयोगी के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का भी वादा करते, पर यह वादा ऐसा था कि जैसे कभी कभी ही पूरा किया गया। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय राजा अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा ही बैठता था। वह आत्मरक्षा के कूटनीतिक संबंध बनाने के, विदेशी विशेषज्ञ रखने के तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो बैठता था। वास्तव में उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों में सारी प्रभुता समाप्त हो जाती और ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकाधिक अधीन हो जाता। मतलब उसकी खुद की तो सारी की सारी शक्ति समाप्त हो ही गई, वो तो जो ब्रिटिश शासक थे उन्हीं के और ज़्यादा उनके अधीन होता गया। अभी जैसा हमने पढ़ा कि पैसे जो कमाए वो दे दिए,
पैसे नहीं दिए तो अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया। अब ऐसे करते करते सारा बस सब कुछ दे दिया, सब कुछ ही छीन लिया उससे। जो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य अंदर से खोखला होने लगता था। अंग्रेजों की दी हुई सहायक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था और वास्तव में वह उस राज्य की क्षमता से काफ़ी बाहर होता था। अंग्रेज भाई अगर ऐसा कोई कर दे तो लूटने लग जाएंगे। वो तो जहाँ 1 रुपया खर्च होगा, 1 के बट की 10 रुपया खर्च करेंगे। ठीक है। मनमाने ढंग से तय किए गए और बनावटी ढंग से बढ़ाए जाने वाले इस अनुदान के कारण उस राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न और जनता निर्धन हो जाती थी। इस सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भी भंग कर दी जाती थी। पहले हमने पढ़ा कि जो उसकी सेना है, आधे से ज़्यादा सेना अपनी हटानी पड़ेगी उसको, और जो ये अंग्रेज ब्रिटिश सैनिक हैं इन्हीं को रखना पड़ेगा। लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त राज्यों के शासक अपनी जनता के हितों को अनदेखा तथा उनका दमन करने लगे, क्योंकि अब उन्हें जनता का डर ही नहीं रह गया। चूंकि अंग्रेजों ने उन्हें अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया था, इसलिए उनमें अब अच्छे शासक बनने का कोई लाभ ही नहीं रह गया। दूसरी तरफ सहायक संधि की प्रथा अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक थी। जो सहायक संधि की अंग्रेजों के कुछ काम करना पड़ा नहीं, सब कुछ तो सारा खर्चा तो इन लोगों ने उठा लिया, काम भी उन लोगों ने कर दिया। ठीक है। अब वे भारतीय राजाओं के खर्च पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। अब वे अपने खुद के क्षेत्र से बहुत दूर लड़ाइयाँ लड़ते सकते थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता तो या तो उनके सहयोगियों के क्षेत्र में होता या उनके शत्रुओं के। वे अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी की रक्षा और विदेशी संबंधों के मामलों पर पूरा नियंत्रण रख रहे थे। उसकी जमीन पर एक शक्तिशाली सेना रखते, उसी की जमीन पर एक शक्तिशाली सेना उसी के खर्चे पर रख दी, और जब भी चाहे उसे अयोग्य घोषित करके उसका शासन समाप्त कर उसके क्षेत्र को हड़प सकते थे। वेलेजली की है ये राज्य हड़प नीति। ठीक है। जहां तक अंग्रेजों का सवाल था, सहायक संधि की यह प्रथा एक ब्रिटिश लेखक के शब्दों में अपने सहयोगियों को बकरों की तरह तब तक खिला पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिभह करने के काबिल ना हो जाएं। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ संध्या करी। कब? 1798 से 1800 में। सहायक सेनाओं के खर्च के नाम पर नगद पैसा देने के बजाय निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक बड़ा भाग दे दिया। हुआ क्या कि 1801 में अवध नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। अवध के नवाब को एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था, जिसमें रोहेलखंड का इलाका और गंगा यमुना का दोआब आ जाते थे। उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह भंग कर दी गई और अंग्रेजों को यह अधिकार मिल गया कि उसके राज्य के किसी भी भाग में अपनी सेना तैनात कर सके। तो चलिए इसके आगे का अगली वीडियो में कराते हैं। कितना रह गया? नाना फडणवीस ये रहे। तो इससे आगे का अगली वीडियो में करवाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।